L be the set of lines in plane. प्लेन में बहुत सारी लाइन है L1, L2, L3 एंड सो ऑन। ठीक, कोई भी दो लाइन रिलेशन में तब आती हैं जब वो दोनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ये मैंने स्टेटमेंट को अपने वे में लिख दिया इस तरीके से। स्टेटमेंट पढ़ो बुक में, उसको मैंने अपने तरीके से लिख दिया। स्टेटमेंट है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 सो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव और ना ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होती है, देखो क्यों नहीं होती, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप के ऊपर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। हाँ, खुद पर, है ना। कोई भी लाइन अपने आप के ऊपर, जैसे ये लाइन है, ठीक, ये अपने ऊपर 90 का एंगल कैसे बनाएगी, नहीं बनाएगी ना। अपने आप की पैरेलल तो बोली जाती है, पैरेलल होती है, लेकिन अपने आप के ऊपर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंस L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L1 दिस इम्प्लाइज L1 डजेंट बिलोंग्स टू R therefore R is not reflexive। रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, कोई भी लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर नहीं होती। उसके बाद सिमेट्रिक पक्का है, ये देखो लेट कर लिया मैंने कि L1 L2 R के एलिमेंट है दोनों। तो ये जो इंटर इम्प्लीकेशन लगा रखा है मैंने, इसका मीनिंग है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो वो रिलेशन में आएंगी, रिलेशन में आ गई तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो ये रिलेशन में आ गई तो दैट मीन्स क्या हो जाएंगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब इस स्टेटमेंट को आप दूसरे वे में लिख सकते हो, L1 अगर L2 की परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 की परपेंडिकुलर होगी ना, ठीक है ना। तो बस अब ये परपेंडिकुलर हो गई ये इसकी, तो ये दोनों किस में आ जाएंगी, रिलेशन में, ये रिलेशन में आ गई दोनों। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक हो गई। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में मैं लेकर चलता हूँ L1 L2 R की एलिमेंट और L2 L3 R की एलिमेंट। अब अगर ये रिलेशन में है तो दोनों ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों रिलेशन में है तो दोनों क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर। ठीक, ये स्टेटमेंट फर्स्ट और ये स्टेटमेंट सेकंड। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3 देयरफॉर L1 L3 डजंट बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन में नहीं आएंगी वो, और ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो मान लो कि L1 L2 की परपेंडिकुलर है तो ये L1 है और ये L2 है। ठीक, अब L2 किसकी परपेंडिकुलर है, हाँ L1 L2 की परपेंडिकुलर है, सॉरी, और L2 किसकी परपेंडिकुलर है, L3 की। तो L3 क्या कहाँ बनाऊँ मैं, या तो यहाँ बनाऊँ या इसके ऊपर बनाऊँ, है ना। या तो यहाँ बना सकता हूँ L3, यहाँ पर L3, या फिर इसके ऊपर बना सकता हूँ। तो ये L1 L2 की परपेंडिकुलर थी और L3 भी L2 की परपेंडिकुलर थी, तो L1 L3 या तो कंसाइड करेंगी, ओवरलैप करेंगी एक दूसरी को, या फिर पैरेलल होंगी। ठीक है ना, ये रीजन लिख सकते हो, L1 एंड L3 आइदर ओवरलैप टू ईच अदर और दीज आर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन इसमें से करते हो तो बताओ। हो गए। तो 1.2 स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसका बेसिक मैंने करवा दिया था। अब की बार तीनों ही चेक करनी हमने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फर्स्ट है शो दैट R is the relation on set A all of the books in a library of college given by R equal to XY such that X and Y have the same number of pages is an equivalence relation.
यानी कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और कोई भी दो बुक्स रिलेशन में कब आएंगी? हाँ, जब सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। यानी कि एक में मान लो 1000 पेज हैं, दूसरी में भी 1000 पेज होंगे तो रिलेशन में आ जाएंगी, वो रिलेशन बनाएंगी। तो अब जैसे रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ ये? क्योंकि कोई भी बुक अपने साथ रिलेशन में ज़रूर आएगी। जैसे ये बुक है, ये इसमें पेज हैं, मान लो कि इसमें पेज हैं 8000 पेज हैं इसमें, ठीक। अब दोबारा से ये बुक के पेज काउंट करूँगा तो कितने होंगे? 8000 ही होंगे। यानी कि कोई भी बुक अपने साथ रिलेशन में आएगी, क्योंकि ये लिखा है इसमें कि वो रिलेशन में आएंगी जिनमें नंबर ऑफ़ पेजेस इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो कोई भी बुक अपने साथ रिलेशन बनाएगी। लाइब्रेरी में कोई भी बुक रखी है तो उसके पेज को 2 बार काउंट करोगे आप, सेम ही आएंगे। तो आप लिख सकते हो बुक 1 और बुक 1 बिलोंग्स टू आर सिंस B1 and B1 has same number of pages. Therefore it is reflexive. उसके बाद है सिमेट्रिक चेक करना। अब हमने सिमेट्रिक तो लेट कर लिया मैंने B1, B2 बिलोंग्स टू आर, और B1 B2 क्या है? लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स। तो अगर ये दोनों रिलेशन में आ गई दैट मीन्स क्या हो गया? B1 and B2 हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि B2 and B1 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। लिख दिया ना। अब अगर B2 B1 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इसके बाद क्या लिखें? B2, B1 बिलोंग्स टू आर। वेरी गुड। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करना हमने। मैं लेट करके चल पड़ता हूँ कि B1 और B2 की रिलेशन है और B2 और B3 की रिलेशन है। अगर B1 B2 की रिलेशन है तो क्या लिख सकता हूँ? B1 and B2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। Similarly, B2 and B3 have same number of pages. तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड से क्या ऑब्जर्व किया आपने? B1 and B3 also have same number of pages. Therefore B1 B3 belongs to R, hence R is also transitive. Since it is reflexive symmetric transitive, hence it is equivalence relation. तो जिस भी रिलेशन में अगर आपको सेम वर्ड मिल जाए ना, सेम वर्ड, इक्वल वर्ड, सिमिलर वर्ड, कॉन्ग्रुएंट वर्ड और पैरेलल वर्ड, तो वो सारी रिलेशन इक्विवेलेंस होती है। सेम, इक्वल, पैरेलल, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट कुछ भी मिल जाए तो वो सारी हमेशा क्या होती है? इक्विवेलेंस। ठीक है ना। और जिसमें लेस देन मिल जाए ऐसी रिलेशन ऑलवेज होती हैं ट्रांजिटिव। ठीक, ऐसी रिलेशन ट्रांजिटिव होने के 99.9% चांस होते हैं। कोई एक 0.1% चांस मैंने क्यों मना किए? क्योंकि स्केयर वगैरह कुछ आया हुआ हो तो उसमें ट्रांजिटिविटी हट सकती है, शायद स्केयर वगैरह आया हुआ हो तो। जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला, उसमें भी तो था लेस देन का साइन, ट्रांजिटिव नहीं था। ये क्वेश्चन करवाया मैंने, ट्रांजिटिव नहीं थी, क्योंकि पावर ज़्यादा होगी ना इसलिए। तो ऐसे केस को मैंने मना कर दिया, वरना हमेशा क्या होगी? ट्रांजिटिव। उसके बाद अगर लेस देन इक्वल टू का वर्ड मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव भी होगी,
और ट्रांजिटिव भी होगी। और वो केसेस एक्सक्लूड हो जाएंगे जिसमें स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह ऐसे कुछ आ जाए तो। और उसमें भी देखना पड़ता है स्टेटमेंट को। जैसे ये रिलेशन थी a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि r की जगह अगर मैं n रख दूं तो ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सिव भी हो गई थी, सिमेट्रिक तो नहीं हुई थी, ट्रांजिटिव भी हो गई थी, है ना। अगर r की जगह n आ जाए तो ये देखना पड़ेगा फिर उस स्टेटमेंट में। ऐसी रिलेशन सिमेट्रिक कभी नहीं होंगी, 100% बात है, जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, ऐसी रिलेशन कभी भी सिमेट्रिक नहीं बन सकती। सम कौन सा करवाएं बताओ। चलो ठीक है, मैं अपने उससे करवा देता हूँ। नेक्स्ट बच्चों, सेकंड सम, x माइनस वाई इज एन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई सबसे पहले तो सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, x कोमा x बिलोंग्स टू R है या नहीं। सिंस x माइनस एक्स किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल। क्या बताओ। अच्छा x और y क्या है ये बताऊं। x और y है इंटीजर, सो दैट r ऑन z नहीं, रियल है बेटा। x एंड y आर रियल, x और y है रियल, और उनका डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, इंटीजर। यानी कि कोई भी दो रियल नंबर रिलेशन में तब आएंगे जब उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है ना। तो सेम रियल नंबर में से सेम रियल नंबर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो 0 इंटीजर होता है। x माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर x कोमा x बिलोंग्स टू r, और r इज रिफ्लेक्सिव लिख देना है। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करना है। लेट करके चल पड़ा मैं एक्स वाई को r का एलिमेंट। तो एक्स वाई अगर r का एलिमेंट है तो x माइनस वाई जो है वो इंटीजर हो जाएगा, इज एन इंटीजर। अब ये बताओ मेरे को, कोई इंटीजर है उसका साइन चेंज कर दूं तो मैं क्या इंटीजर रहेगा वो। हाँ बिल्कुल। तो इसमें से मैंने क्या किया, अभी तो कुछ किया नहीं इसमें, एज इट इज़ है ये। अब मैंने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया देखो। तो ये भी क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर, आल्सो एन इंटीजर। क्योंकि भाई इंटीजर जैसे 3 इंटीजर है तो -3 भी इंटीजर है, -3 इंटीजर है तो +3 भी इंटीजर है। यानी कि केवल आपने साइन चेंज किया, मैग्नीट्यूड अगर चेंज करोगे तो फिर हो सकता है कि इंटीजर ना रहे। तो आपने साइन चेंज किया तो कर सकते हो। तो ये भी एक इंटीजर है, और इनका डिफरेंस अगर इंटीजर है तो y कोमा x r का एलिमेंट बन जाएगा, और ऐसा होकर r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। r आ जाएगा सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करना हमने। ट्रांजिटिव के लिए x y r का एलिमेंट लेकर चल पड़ा मैं, और y z r का एलिमेंट लेकर चल पड़ा। तो x माइनस वाई यहाँ पर क्या हो गया, इज एन इंटीजर। ठीक है ना। क्योंकि अगर x y r का एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस इंटीजर होगा, y z r का एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंटीजर।
अब ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं। ऐड करूँगा तो y से माइनस वाई कैंसिल हो गया, x माइनस जेड आ गया। तो यानी कि दो इंटीजर को ऐड करने से क्या आता है, इंटीजर आता है, इज एन इंटीजर। यहाँ पर आप रीजन डाल सकते हो, सिंस सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। तो x माइनस जेड अगर इंटीजर होगा तो एक्स जेड आर का एलिमेंट बन गया, और एक्स जेड आर का एलिमेंट बन गया तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव। ठीक है ना। x कोमा वाई रियल नंबर को बिलोंग्स करते हैं, ये लिख रखा है बेटा देखो। सो दैट रिलेशन आर ऑन जेड, ओ हो जेड था ये तो, आर ऑन जेड, यहाँ पर जेड है बेटा, ये जेड जेड। तो जेड में भी सारी बात यही चलेगी, मतलब जेड में क्या है, आप जेड में क्या डिफरेंस हो जाए जेड लेने से, जो एग्जाम्पल लेंगे ना आप, वो आप केवल इंटीजर के ले सकते हो। जैसे कि कोई एग्जाम्पल देने लग जाओ आप 3, 5 का, तो केवल इंटीजर का ले सकते हो आप एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल आप यूज़ नहीं कर सकते ऐसे ऐसे। हाँ, रियल नंबर में ऐसे भी यूज़ कर सकते थे। तो इस सम अपना गलत जब होता, अब ये जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होता, ट्रांजिटिव नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या हो जाता, फिर एग्जाम्पल गलत ले लेते हम। अब ये प्रूव करना था तो प्रूव इससे भी हो गया, इंटीजर से भी, रियल से भी, यानी कि एक क्वेश्चन आपका रियल का हो गया, अगर रियल हो तो एक्स वाई, और इंटीजर हो तो एक्स वाई एक इंटीजर का भी हो गया। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेटा। थर्ड सम जो है भाई बच्चों, वो है डिविजिबिलिटी का। और स्टेटमेंट पढ़ो एक बार थर्ड की, पढ़ लो। वेरी गुड। ए बी की सेट के एलिमेंट हैं इंटीजर्स के। So that relation R in set of Z, R in set of Z given by R equal to AB such that 2 divides A minus B इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, 2 की बजाय है ना यहाँ पर कुछ भी आ जाए तो ये हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। 1 आ जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ जाए, कोई भी इंटीजर आ जाए यहाँ पर, ये रिलेशन हमेशा क्या होती है, इक्विवेलेंस। चाहे n आ जाए, n डिवाइड्स a माइनस बी, n इंटीजर, तो ऐसी रिलेशन हमेशा क्या होती है, इक्विवेलेंस। देखो पहले इसको प्रूव कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, ए कोमा ए अगर आर का एलिमेंट बन गया हर किसी इंटीजर के लिए, मैंने एक लाइन में ही बहुत सारी लाइन लिख दी, लाखों करोड़ों लाइन हैं इस लाइन में। इस लाइन में कौन कौन है, 1 1 बिलोंग्स टू आर, -1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, -2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि जितने इंटीजर है ना दुनिया में वो सभी मैंने यहाँ लिख दिए डबलेट के साथ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, क्योंकि ये लिख दिया ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। तो अगर ये बात ट्रू हो जाए ना, ये जो मैंने लिखी है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये बात अगर ट्रू हो गई तो, अब ये बात कैसे ट्रू होगी देखते हैं। तो भाई उसके लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो जितना भी आए वो 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर हैं, चाहे कुछ भी हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, -1 -2 तो ऑलवेज क्या आएगा 0। और 0 हर किसी से डिविजिबल होता है,
अपने आप को छोड़कर। अपने आप से भी डिविजिबल होता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत सारे आते हैं, इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। तो 0 हर किसी से डिविजिबल होता है, तो 2 से भी होगा, विच इज डिविजिबल बाई 2। टू से डिविजिबल हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर ये ट्रू हो गया और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। +1 क्लास में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें पता है क्या होगा, आपने कर लिए होंगे सभी बच्चों ने। उसमें ये होगा कि ये प्रूव कीजिए, बस ऐसा मिलेगा कि ये प्रूव कीजिए। आपकी क्लास में लिखा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रूव कीजिए, +1 वालों को मिलता है कि ये प्रूव कीजिए। बात एक ही है, ठीक है ना। +1 वालों के सामने ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये स्टेटमेंट मिल गई और लिखा मिलेगा कि इस बात को प्रूव कीजिए कि ये सही है। आपको क्या मिला था कि रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, सही है नहीं, तो आपने भी तो यही प्रूव किया, ठीक। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करना, आया ये समझ में इतना। ये तो उसने क्या है कि रिलेशन को एक रूल बना कर दे रखा है कि भाई कोई भी दो एलिमेंट जब कनेक्ट होंगे, जब उनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर वो ए लिख देता ना, तो फिर गलती ये हो जाती रिप्रेजेंटेशन में कि आप ये समझते कि केवल ए ही प्रूव करना हमने, तो वो यहाँ तो डिफरेंट ही देगा आपको, दोनों एलिमेंट डिफरेंट देगा। इक्वल भी हो सकते हैं वो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो जनरल फॉर्म में ऐसे लिख कर देगा आपको। अब आप क्या करने चले हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूव। तो रिफ्लेक्सिव में आप ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट क्या दिखाएंगे, सेम, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रूव करते समय मतलब इसने तो कहा कि कोई भी दो एलिमेंट हो, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, वो रिलेशन में तब आएंगे जब उनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा। ये तो उसने रिलेशन समझाई आपको। अब आपने स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। यहाँ से सॉल्यूशन में आप दिखाना चाहते हो रिफ्लेक्सिव को, तो रिफ्लेक्सिव में ये दोनों एलिमेंट सेम दिखाने हैं आपने। जैसे कि रिलेशन तो कोई भी हो सकती है, जैसे ये रिलेशन है 1 3 3 1 4 2 2 4 5 3 3 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि 5 1 1 5। देखो रिलेशन में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उनमें ऐसे भी होते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट अनइक्वल हों, ऐसे भी होते हैं फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट इक्वल हों, है ना। तो रिलेशन में तो हर तरह के एलिमेंट होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब आपने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो आप इसको थोड़ी ना देखेंगे कि इसको ये है या नहीं, उसमें ए बी है या नहीं। आप तो सीधा ये देखेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट सेम वाले कितने हैं इसमें। मान लो आपके सेट में 5 एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, तो आपने ये देखना है कि 1 1 है, इसमें 1 1 है, तो ये पड़ा रहेगा, इससे कुछ लेना देना नहीं। 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गई। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते समय हमने यही देखना है कि 1 1 है या नहीं। तो एक तो ये तरीका है रिफ्लेक्सिव चेक करने का। देखो मैं बताऊं, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है, क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, 5 ही एलिमेंट है, हर कोई देख सकता है, आराम से देख सकता है। 2 मिनट लगेंगे देखते समय कि भाई कौन है कौन नहीं है डिटेल से। लेकिन भाई ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, मतलब ऐसे है ये 0 ±1 ±2 ±3 ±4 एंड सो ऑन, ये सेट है ये, ठीक। तो रिलेशन बी इसकी देखो, सेट बी सीधी डिनोटेशन से दे रखा है, इसका सेट लिस्टिंग एलिमेंट से दे रखा है। इसकी जो रिलेशन वो रूल बना कर दे रखी है, इसकी रिलेशन एलिमेंट आपको दे रखे हैं, लिस्टिंग एलिमेंट में दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं ठीक ऐसा ही बनाना चाहता हूँ जैसे ये दे रखा है। इसकी इन्फॉर्मेशन ये है, बिल्कुल स्पष्ट है, सरल है बिल्कुल, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, सेट भी नहीं दिखा रखा क्या है वो, बस बता रखा है इंटीजर है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। रिलेशन में भी रूल लगा रखा है, रिलेशन के अंदर
क्वेश्चन है ये सेट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया लिस्टिंग एलिमेंट में, और रूल मेथड में लिख रखी थी आपकी रिलेशन, उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बेटा किसमें, लिस्टिंग एलिमेंट में। 0 0 बिलोंग्स टू आर, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर एंड सो ऑन। -1 बिलोंग्स टू आर, -2 उसके बाद 3 1 1 3 5 1 1 5 5 3 3 5 एंड सो ऑन। ये हैं बहुत सारे एलिमेंट, जैसे सारे तो मैं लिख भी नहीं सकता इसलिए कैसे। देखो अब इस क्वेश्चन को कोई आपसे करवाए कि भाई रिफ्लेक्सिव बताओ, है नहीं बताओ, कैसे पता चला? तो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में रिफ्लेक्सिव है ये, ऐसे लिखोगे ना, चाहे कोमे लगा कर एक बार बिलोंग्स टू आर लिख दो, कोमा से सेपरेट करके, ऐसे कोमा से सेपरेट, और एक बार बिलोंग्स टू आर लिख दो। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि आपके क्वेश्चन को कोई गलत नहीं कर सकता। या तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दो इसको, या फिर एक और मेथड है, वो मेथड ऐसे लिखो, सिंस ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। एक मेथड ये भी है, हाँ ये जनरल मेथड है। तो इसमें सारे एलिमेंट दिखाए, इसमें भी सारे एलिमेंट दिखाए रूल से लिखकर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और इससे भी बढ़िया ये है तरीका करने का, 1 - 1 = 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई 2 इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर 1 1 बिलोंग्स टू आर। ये जब करना था आपने, जब रिलेशन के एलिमेंट ना दे दिए जाते और एक रूल बना कर दिया जाता कि भाई ये इसके दो एलिमेंट जब रिलेट होंगे, जब उनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा, फिर आपने ये एक्स्ट्रा बात भी करनी थी, ये उनका डिफरेंस निकाल कर ये चेक करना था कि 2 से डिवाइड होता है नहीं होता है तो ये उसका एलिमेंट होगा। अब आपने ये पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं इस सवाल में, इसमें, क्योंकि इसमें तो आपको दिखाई देने लग रहा है कौन है कौन नहीं है, यही तो देखना है कौन है कौन नहीं है। ये मैंने इसमें किया क्योंकि इसमें मेरे पास रिलेशन के एलिमेंट नहीं है, उनका रूल है। तो मैंने देख लिया कि सेम नंबर को सेम नंबर में से माइनस करूंगा 0 आएगा, और 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो डबल एट इसमें हो जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। यहाँ पर भी देखने की जरूरत, यहाँ पर भी आपने ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी ये लाइन लिखनी है, ये वाली, ये या तो ये लाइन लिखनी है, मतलब या तो ऐसे करना है, जब रिलेशन के एलिमेंट दिखाई देते हो ना आपको तो ऐसे करना है, फिर आपने ये देखना कि इनका डिफरेंस कितना आया कितना नहीं आया, रिलेशन में होंगे या नहीं होंगे, दिखाई देने लग रहे कि हैं, नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। या फिर ऐसे कर दो, इसमें भी आपने ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं कि a - 0 हो गया भाई और 0 से 2 से डिवाइड हो गया इसलिए a आर का एलिमेंट बन गया, ये दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको दिखाई देने लग रहे हैं 1 1 है, प्रूव क्या करना 2 2 है, बस ये बताना कि ये इसमें है। लेकिन प्रूव जब करना पड़ेगा जब एलिमेंट आपको दिखाई ना देते हों, जब आपने प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि भाई सारे डबलेट उसमें हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को सेम नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, और हमने जो डिफरेंस आया है बस वो 2 से डिविजिबल मिल जाए तो ये रिलेशन में आ जाएगा, तो 0 तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ये रिलेशन ऐसे होती तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, फिर मैं दिखा देता कि 0 0 भी है इसमें भाई, 1 1 भी है इसमें, -1 -1 भी है इसमें, तो एंड सो ऑन, जितने इंटीजर हैं वो सारे दिखाने पड़ते, तो इम्पॉसिबल सी बात हो जाती। तो इसको फिर ऐसे मैं करता, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल Z, बस ऐसे दिखाता। अगर ये सम होता तो मेरे पास ये सम और ये सम बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन का है, इसको रिप्रेजेंट कर रखा है सेट बिल्डर से, इसको लिस्टिंग एलिमेंट से। तो ये अगर आ जाए आपके सामने तो ऐसे करना आपने, या तो ऐसे करो, ऐसे तो थोड़ा अपसर्ट सा लगता है क्योंकि सारे एलिमेंट कैसे दिखाओगे आप इसमें, ऐसे दिखाना, बस इस लाइन में सारी बात क्लियर हो जाएगी। और भाई जब रूल मेथड में दे रखा है तो फिर आपने प्रूव करना पड़ेगा कि ये तो एलिमेंट पड़े रहेंगे इसमें, इनका कुछ नहीं करना मेरे को, है या नहीं, कुछ नहीं करना मेरे को, तो ढूंढना है डबलेट को।
तो डबल एट को ढूंढना मतलब इसको ढूंढना मेरे को, तो यही लिखूंगा यहाँ पर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। फिर प्रूव भी कर दिया उसको कि कोई भी इंटीजर हो उसी इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 देगा और 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर इस क्वेश्चन में सिमेट्रिक प्रूव करना आ जाए तो मैं देखूंगा भाई 3 5 है, 5 3 भी है, 1 3 है, 3 1 भी है, जितने एलिमेंट है सब के रेसिप्रोकल हैं तो सिमेट्रिक हो गया। इसमें भी मैं ऐसा ही देखूंगा कि 3 1 है तो 1 3 भी है, 5 1 है तो ये भी सारा रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक हो जाएगा ऐसे सारे एलिमेंट दिखाकर। या फिर ऐसे दिखा दूंगा इसको मैं कि भाई अगर ए बी इसमें है तो बी ए बी इसमें है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। प्रूव नहीं करूंगा मैं इसमें क्योंकि इसमें दिखाई देने लग रहे हैं एलिमेंट मेरे को, इसमें प्रूव करना पड़ेगा मेरे को। तो देखो सिमेट्रिक को कैसे लिखोगे एग्जाम में आप, ये सम आ जाए तो सिमेट्री चेक करनी इसकी। तो सबसे पहले तो लेट करके चलना आपने ए बी, क्योंकि ये है अगर उसमें तभी इसका रेसिप्रोकल ढूंढना आपने, ये उसमें है और ये आपने प्रूव करना है कि ये उसमें है। सेम क्वेश्चन 11th क्लास में भी है, सेम टू सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपकी क्लास में क्या पूछा गया कि रिफ्लेक्सिव बताओ है या नहीं है। 10th क्लास में पूछा जाएगा कि ये बताओ है या नहीं। आपकी क्लास में पूछा गया कि सिमेट्रिक बताओ है या नहीं है। +1 में पूछा गया कि अगर ए बी है तो आप प्रूव कीजिए बी ए बी है उसमें। +1 क्लास की बुक में आपको ये मिलेगा एज इट इज़ एग्जैक्ट यही। तो भाई ए बी को आर का एलिमेंट लेट करके चल पड़ा मैं, और बी ए को आर का एलिमेंट प्रूव करना मेरे को। तो ये बताओ तुम ए बी आर का एलिमेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास। ए बी आर का एलिमेंट कब बन सकता है? हाँ, जब ये कंडीशन पूरी करता हो, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ए कोमा बी आर का एलिमेंट तब बन सकता है जब ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर सके। अब बी आर का एलिमेंट कब बन सकता है बताओ? बी माइनस ए, है ना। तो इस लाइन के बाद मैंने ये लिख दिया, देखो 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं ये नहीं कहता कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है, लेकिन मैंने ये कहा है कि 2 अगर a माइनस बी को डिवाइड कर सकता है तो b माइनस ए को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 2 4 को डिवाइड कर सकता है तो -4 को भी तो कर सकता है, 6 को कर सकता है तो -6 को भी तो कर सकता है, साइन ही बदलेगा। तो अगर b माइनस ए को 2 डिवाइड कर सकता है तो आप लिख सकते हो कि बी आर का एलिमेंट बन जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, जो भी दे रखा है इंटीजर। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर हो गया सिमेट्रिक। अब उसके बाद ट्रांजिटिव प्रूव करना है इसको। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना, आपने इन दोनों को लेकर चलना है, ए बी को आर का एलिमेंट लेकर चलना है और बी सी को आर का एलिमेंट लेकर चलना है, बिल्कुल। और ए सी को आर का एलिमेंट आपने प्रूव करना है, ये आपने प्रूव करना है। तो ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो क्या कंडीशन होगी, ए माइनस बी क्या हो गया, हाँ, या 2 डिवाइड्स ए माइनस बी लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हो। अब इसके 2 रास्ते हैं आगे बढ़ने के, देखो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब ये कोई नंबर है जिसको 2 डिवाइड कर सकता है, ये कोई डिफरेंट नंबर है जिसको 2 डिवाइड कर सकता है, तो दोनों का सम क्या हो गया, ए माइनस सी। तो अगर 2 जो है यानी कि 2 डिफरेंट नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को डेफिनेटली डिवाइड करेगा 100%, क्योंकि 2 अगर इसको डिवाइड करता है तो ये क्या हो गया, इवन, ये भी इवन हो गया। और इवन और इवन का सम हमेशा क्या आता है, इवन। इवन देन ओड का सम भी इवन आता है, हाँ, ओड और ओड को आप ऐड करते हैं तो भी इवन आएगा, इवन को ऐड करोगे तो भी इवन आएगा। लेकिन ओड कब आएगा, जब एक इवन और एक ओड को ऐड करोगे ना तब ओड आएगा केवल, है ना। तो ये तो इवन ही है, इवन ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट मैंने ऐड कर दी, ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी, यानी कि ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी ऐड कर दी मैंने, ए माइनस सी आ गया।
तो ए माइनस बी अगर इसको डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है, इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर सकता है। तो हाँ 2, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, डिवाइड्स ए माइनस बी सी, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। एक तो ये रास्ता इसमें लिख देना कि सम ऑफ 2 इवन नंबर इज आल्सो इवन, बस पूरे मार्क मिल जाएंगे आपको। उसके बाद एक मेथड ये है कि इसको आप लेट कर लीजिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m लेट कर लिया मैंने, क्योंकि अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है तो a माइनस बी के फैक्टर करूँगा तो एक फैक्टर तो 2 आएगा, दूसरा कोई भी इंटीजर आ सकता है। ये बेसिक बात है बिल्कुल, क्योंकि 4 है, जैसे 4 को 2 डिवाइड कर सकता है, 4 के 2 फैक्टर हो गए, 1 2 और 1 2। 8 को अगर 2 डिवाइड कर सकता है तो 8 का एक फैक्टर 2 जरूर होगा, दूसरा कोई भी इंटीजर हो सकता है। 10 को अगर 2 डिवाइड कर सकता है तो एक फैक्टर 2 होगा, दूसरा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है ना। अब इसमें अधूरी बात जो बच्चे बोलते हैं, जो सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि अगर किसी का फैक्टर 2 हो गया तो समझो वो 2 से डिवाइड ज़रूर होगा। ये बात सही नहीं है। ठीक है ना। फैक्टर कब होगा? जब दूसरा फैक्टर इंटीजर होगा। ऐसे तो मैं 5 को भी 2 के टुकड़ों में लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड तब होगा जब दूसरा टुकड़ा क्या हो? इंटीजर हो। हाँ, तो इसको मैंने इंटीजर ले लिया, लेट कर लिया। अब b माइनस सी 2 से डिवाइड होता है तो b माइनस सी के फैक्टर करूँ मैं, एक फैक्टर 2 आएगा, दूसरा फैक्टर कुछ भी आ सकता है, उसको मैंने इंटीजर ले लिया। ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, दोनों को ऐड कर, इक्वेशन बन गई अब मेरे पास ये। दोनों को ऐड किया, b से माइनस बी कैंसिल, प्लस b कैंसिल हो गया माइनस b से, और a माइनस सी आ गया, ये बच गया 2m प्लस 2n। हाँ, n भी इंटीजर है और m भी इंटीजर है, तभी लेट कर सकते हैं। तो a माइनस सी हो गया 2 इंटू एम प्लस n। अब a माइनस सी के 2 टुकड़े हो गए, एक 2 और दूसरा टुकड़ा m प्लस n। जैसे कि 5 के 2 टुकड़े हो जाएं, एक 2 और एक 2.5। 8 के 2 टुकड़े हो जाएं, एक 2 और एक 4। अब इनमें से ये बताओ कि 5 2 से डिवाइड हो सकता है या 8 2 से डिवाइड हो सकता है? 8, क्योंकि 8 के जो 2 फैक्टर मैंने किए, एक फैक्टर 2 है जिसको मैं चाहता हूँ कि इससे डिवाइड हो जाए, और दूसरा फैक्टर क्या है? इंटीजर। तो दैट मीन्स a माइनस सी 2 से डिवाइड तभी हो सकता है जब m प्लस n इंटीजर हो, और m प्लस n डेफिनेटली इंटीजर है। क्यों बताओ? सम ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, है ना। ये इंटीजर था, ये इंटीजर था, तो दोनों का सम भी क्या होगा? डेफिनेटली इंटीजर। तो आप लिख सकते हो वेयर m प्लस n इज एन इंटीजर सिंस सम ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर वेरी गुड, 2 डिवाइड्स a माइनस सी, हैंस a कोमा सी बिलोंग्स टू r। ठीक है ना। हाँ, ट्रांजिटिव हो गया। अब यही क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर 5 लिखा मिल जाए आपको 5, तो बस जहाँ पर 2 है ना वहाँ पर 5 आपने कन्वर्ट करना है। इस मेथड से मैंने इसलिए करवाया है, वरना पहले वाला मेथड तो इवन वाला था, तो 5 जिनको डिवाइड करता वो सारे इवन थोड़े होते हैं, तो इसलिए मैंने इस मेथड से करवा दिया। अब इस मेथड से करवाने के बाद आपने केवल क्या है, 2 को हटाकर 5 लिखना है बस हर जगह 2 को हटाकर 5 लिखना है, डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। कर लोगे ना? हर जगह 5 लिख देना 2 को हटाकर। 6 आ जाए तो इसको हटाकर 6 लिख देना, 7 आ जाए तो 7 लिख देना, 8 आ जाए तो, सभी के लिए, सभी का एक ही मेथड है ये। ठीक है ना। n आ जाए तो n लिख देना, n भी आ सकता है, n डिवाइड्स a माइनस बी। तो फिर यहाँ पर n मत लेट करना, इसको m1 लेट कर लेना, इसको m2, क्योंकि अब तो n उसने दे नहीं रखा था इसलिए मैंने लेट कर लिया। नेक्स्ट है भाई a माइनस बी विद इन मोड इज डिविजिबल बाई 2। यही सब नेक्स्ट है, इसमें मॉडुलस आ गया। अब की बार करवा देता हूँ आपको, देखो अब की बार आ गया मॉडुलस इसमें। टू डिवाइड्स a माइनस बी विद इन मोड, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड कर सकता है 2। तो भाई a माइनस ए क्या हो गया? 0, और 0 का मॉडुलस क्या हो गया? 0, और 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव होगी। नेक्स्ट है बिल्कुल 1.2 का,
देखो ये है, ये वाला, ये हमारी बुक में नहीं है, मेरी बुक में दूसरा है, A हाँ। प्लस B वाली कंडीशन। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले ये कर लेते हैं बेटा, फिर करेंगे वो। तो अब की बार स्टेटमेंट में मोड लगा हुआ है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, जीरो का मॉडुलस जीरो ही होता है। ये देखते हैं ए पी आर का एलिमेंट, तो ए माइनस बी का मोड जीरो से डिवाइड हो गया, तो ए माइनस बी का मोड जीरो से डिवाइड हो गया, तो बी माइनस ए का भी मोड टू से डिवाइड हो गया, जीरो से नहीं टू से। तो बी आर का एलिमेंट बन गया और आर क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अब ट्रांजिटिव में देखो, ए पी आर का एलिमेंट ले लिया मैंने, तो टू डिवाइड्स ए माइनस बी विद इन मोड, तो ए माइनस बी के मोड का ये लेट कर लिया मैंने ऐसे 2m, मॉडुलस हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन हो जाएगा, इधर प्लस माइनस का साइन हो गया। अब बी सी आर का एलिमेंट ले लिया, तो b माइनस सी डिविजिबल बाई 2, b माइनस सी का मॉडुलस 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और भाई b माइनस सी का मॉडुलस हटा दिया तो प्लस माइनस 2n आ गया। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ऐड करनी है आपने, तो राइट साइड में आ जाएगा, हाँ प्लस माइनस बार ले लेता हूँ इसका, प्लस माइनस बार ले लिया इसका मैंने 2। अब क्या करूँ बताओ, इसका मॉडुलस में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं इसको, a माइनस सी विद इन मोड इक्वल टू 2 टाइम्स m प्लस n। अब a माइनस सी का जो मॉडुलस है वो उसके दो फैक्टर हो गए, एक 2 और एक दूसरा इंटीजर, दैट मीन्स a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, उसका मॉडुलस, हाँ ट्रांजिटिव हो गई। नेक्स्ट ये आपकी बुक में a प्लस बी इज इवन, हाँ मेरी बुक में ये है कि a प्लस बी इज इवन, देन शो दैट इट इज डिविजिबल बाई a प्लस बी इज इवन, देन शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है मेरी बुक में 5th, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, जो मैंने इसमें करवा दिया आपको, यानी कि सारे सम यही हैं बेटा। इसी में a प्लस बी वाला करवा देता हूँ मैं, देखो मैंने लिख दिया 2 डिवाइड्स a प्लस बी, बुक में लिख रखा है a प्लस बी इज इवन, एक ही बात है। तो a प्लस ए क्या हो गया 2a, ठीक है ना, a प्लस ए हो गया 2a। अब a कोई भी इंटीजर है उसका ट्वाइस करेंगे तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। सिमेट्रिक में क्या है, a प्लस ए 2 डिवाइड्स a प्लस बी है अगर, तो 2 डिवाइड्स b प्लस ए हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिटिविटी देखें अगर, तो एफ बी को आर का एलिमेंट लेकर चलना आपने, और बी सी को आर का एलिमेंट लेकर चलना आपने। तो एफ बी आर का एलिमेंट, तो ए प्लस बी क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया, 2m1 लेट कर लेता हूँ इसको मैं। b प्लस सी क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया, इसको 2m2 लेट कर लेता हूँ, दोनों को ऐड किया मैंने, a प्लस सी प्लस 2b इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 प्लस m2। अब इसकी राइट साइड बताओ 2 से डिविजिबल है या नहीं, राइट साइड 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, दोनों का सम इंटीजर हो गया, एक फैक्टर 2 है, दूसरा इंटीजर है, तो ये राइट साइड 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है तो क्या है ये इवन, दैट मीन्स लेफ्ट उसके इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होगी इवन, है ना, लेफ्ट भी क्या होगी इवन। अब इस इवन के दो टुकड़े मैंने समझ लिए, एक ये और एक ये टुकड़ा क्या है इवन, दिखाई देने लग रहा है आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा, b चाहे ओड हो और चाहे इवन हो, 2b तो डेफिनेटली क्या होगा इवन। मान लो b की वैल्यू 3 है तो 2b की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, b की वैल्यू 8 है तो 2b की वैल्यू क्या होगी 16, क्योंकि 2 लग गया तो डेफिनेटली क्या है इवन, क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है ना। अगर ये इंटीजर नहीं होता तो इवन नहीं होता, बनता ये देखो, b की वैल्यू 3/2 ले लूँ मैं तो अब तो इवन नहीं रहा ये, हाँ लेकिन इंटीजर है ये, तो ये इवन हो गया। अब एक इवन में अगर मैं ओड ऐड करूं तो क्या इवन आ सकता है, देखो ये मेरे को पता है इवन है, और ये कौन है, इन दोनों का सम, और उन दोनों का जो सम है उस टुकड़े का एक का पता है मेरे को कि एक क्या है इवन, तो दूसरा टुकड़ा डेफिनेटली क्या होगा इवन, क्योंकि इवन में ओड ऐड करूंगा तो इवन कैसे आएगा, है ना। ये अगर इवन है तो इसको क्या होना पड़ेगा इवन, बस हाँ। तो a प्लस सी इज इवन, रीजन लिख देना, सिंस 2 इंटू एम प्लस m1 प्लस m2 इज इवन, एंड सम ऑफ
2 even number is also even, 2b is even, therefore a plus c is also even, क्योंकि दो इवन का सम ही इवन हो सकता है। इसका तो मेरे को पक्का पता है कि इवन है, दिखाई देने लग रहा है, तो ये फिर इवन होना पड़ेगा इसको, और ये इवन हो गया तो ए सी किसका एलिमेंट बन जाएगा, आर का, और ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्राई करना बेटा, इस तरीके से सभी क्वेश्चंस की ट्राई करना, ठीक है ना। और अटेंडेंस के लिए अपने नाम जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार।